नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, सिंपल हैं। आप लोग कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर हमने पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है जी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह लें या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कह लें, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ी थी। जब रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसा सिस्टम जिसमें गांव के किसान डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाने देते थे। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे। तो हम लोग बात करेंगे, हमने पढ़ा था कल रैयतवाड़ी व्यवस्था, आज हम माहलवाड़ी व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। मैंने कल 1820 तक पढ़ा दिया था, आज 1822 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि भैया माहलवाड़ी प्रथा जिसका जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था। तो आप कहेंगे सर हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक व्यवस्था दी गई थी जिसे हम माहलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर आप लोग इसको याद रखेंगे। आज हम बात करेंगे 1822 की, क्योंकि कल हम लोगों ने 1820 पढ़ा था। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं माहलवाड़ी प्रथा। आप कहेंगे सर माहलवाड़ी प्रथा, माहलवाड़ी प्रथा, इसे इंग्लिश में भी माहलवाड़ी प्रथा ही लिखना। क्या लिखना भैया? माहलवाड़ी, माहलवाड़ी प्रथा। सिस्टम ना लिखकर इसको प्रथा ही लिख लेना, ठीक है, क्योंकि सिस्टम बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसको आप लोग लिखना कि सर जब हम बात कर रहे थे माहलवाड़ी प्रथा की, तो माहलवाड़ी प्रथा के बारे में सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आप भैया। ये मानकर चलो आपके एग्जाम ओरिएंट पढ़ा रहा हूँ। अगर इससे भी शॉर्ट कर दूंगा ना तो आप लोग ही फिर मुझे गालियाँ देने लगेंगे कि आप जो है सर क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, आप कहेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा सर इसका जनक कौन है, इसका जनक कौन है, फादर किसे कहा जाता है माहलवाड़ी व्यवस्था का, तो आप कहेंगे सर इसका जनक कहा जाता है, आप कह देना कि सर इसका जनक कहा जाता है किसको? हॉल्ट मैकेंजी। किसको? हॉल्ट मैकेंजी। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है भैया, हॉल्ट मैकेंजी को इसका जनक कहा जाता है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा माहलवाड़ी प्रथा स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था? तो आप कहेंगे जो गांव के किसान होते थे, अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान नहीं देंगे, वो अब लगान किसको देंगे? वो लगान देते थे जो गांव का मुखिया होता था, गांव का सरपंच होता था। तो गांव के सरपंच को वो लगान देते थे। क्या करते थे जी? गांव के सरपंच को लगान देते थे। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर इसमें क्या होता था कि भैया गांव का मुखिया, गांव का सरपंच कह लें या मुखिया कह लें, सरपंच। ठीक है, सरपंच ऑफ विलेज, ऐसे करके आप लिख सकते हैं क्या? सरपंच ऑफ विलेज। कि भैया गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो मुखिया होता था, सरपंच ऑफ विलेज होता था, वो क्या करता था? गांव के किसानों से, किससे? आप कहेंगे भैया गांव के किसानों से। यहां पर हम लोग बात करेंगे गांव के किसानों से। क्या करता था? गांव के किसानों से टैक्स लेता था। कर मतलब टैक्स लेकर कहां जमा करता था? टैक्स लेकर कंपनी को देता था। टैक्स लेकर किसको देता था भैया? टैक्स लेकर कंपनी में जमा करता था, कंपनी को देता था या जमा करता था, देता था। अब ये बताइए, जब कोई व्यक्ति सीधे सीधे अपना काम करेगा और बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा तो क्या होगा?
तो क्या होगा, तो वहां पर करप्शन बढ़ेगा, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ने के चांसेस तभी हो जाते हैं जब भैया कोई तीसरा आदमी आ जाए। जैसे मान लो कोई जमीन खरीद रहा है, दोनों मालिक है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीच में ब्रोकर आ जाए, जैसे कि ये ब्रोकर का काम कर रहा था, तब यहां पर क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तब यहां पर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या बढ़ जाएगा जी, भ्रष्टाचार यहां पर बढ़ जाएगा। यही तो होगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, महालवाड़ी प्रथा हम लोगों ने पढ़ ली है। चलिए अब बात आ रही थी कि सर हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये बताएं 1822 हमने पढ़ लिया, हम ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं कि सर ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग जानते होंगे कि सर ब्रह्म समाज का मतलब था कि एकेश्वरवाद में विश्वास करना। एकेश्वरवाद का सिद्धांत कहां से लिया गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राम मोहन राय, जिन्हें अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। किसकी, राजा की उपाधि दे दी गई। जब राजा की उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि मिल जाती है, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई, ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। ठीक है जी। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। अब मैं बात करूंगा भैया ब्रह्म समाज की। आप लोग मुझे ये बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज हम लोग बात करेंगे, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, आप बताइएगा भैया ब्रह्म समाज कि भैया ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन साथी बताएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। और कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। कौन, राजा राम मोहन राय। आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सर जो ब्रह्म समाज है, इसका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। आप कहेंगे सर इसका सिद्धांत, यहां पर आप लोग लिख लेंगे, इसका सिद्धांत है एकेश्वरवाद। क्या है, एकेश्वरवाद। यहां पर आप लिखेंगे एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर में आस्था। इसका मतलब क्या है, एक ईश्वर में आस्था, एक ईश्वर में आस्था, यानी कि आप बिलीव कर सकते हैं एक ईश्वर में। आप एक ईश्वर को पूजिए, एक ईश्वर में आस्था। ठीक है जी, क्या, एक ईश्वर में आस्था। अब बात आती है राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की, कि भैया राजा राम मोहन राय, इनकी जो राजा है, ये राजा, ये इनकी उपाधि है। ये क्या है, इनकी उपाधि। और ये उपाधि टाइटल किसने दिया था, तो ये टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। मुगल शासक था एक अकबर सेकंड। क्या नाम था भैया, ये टाइटल किसने दिया, तो आप कहेंगे सर ये टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकंड द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी गई। किसकी उपाधि दे दी गई साथियों, राजा की उपाधि दे दी जाती है। अब बात आती है कि सर ये बताएं राजा राम मोहन राय का जन्म कहां पर और कब हुआ था। इनका जन्म होता है 1772 में हुगली पश्चिम बंगाल में। कहां पर, हुगली पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। ठीक है जी, यहां पर आप लोग सारी चीजें बता देंगे। ठीक है जी, यहां पर आप लोग भैया बताएंगे। ठीक है, बताइए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। आप यहां पर बताएंगे, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है क्या, सर जी हिस्ट्री कब तक हो जाएगी, सर जी लाहौर की संधि किनके बीच हुई थी। अरे बेटा लाहौर की संधि तो कई सारी थी, अब आप कौन सी पूछ रहे हैं। एक तो हुई थी 1846 में, जब आंग्ल सिख युद्ध चल रहे थे।
अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, है ना। तो अब लाहौर की संधि आप कौन सी वाली पूछ रहे हैं, तो अगर डेट के साथ आएगी कि भाई सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो लाहौर की संधि है, 1846, राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। ठीक है माय डियर पंकज। चलिए अब बात ये आ रही थी कि सर जन्म 1772 में हुगली पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो आप कहेंगे सर इनका जन्म कब हुआ है, तो आप बताना 1772 में हुगली में। कहां पर, हुगली, हुगली। ठीक है, हुगली कहां पड़ता है जी, पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। आप कह सकते हैं कि सर कहां पर जन्म हुआ था, ये आप लोग लिख सकते हैं जी वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल। तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल में उनका जन्म होता है। अच्छा, इनके पिता कौन थे, इनके फादर साहब कौन थे, इनके फादर का नाम था रमाकांतो राय। क्या नाम था, रमाकांतो राय, रमाकांतो राय। ऐसे करके आप लिख लीजिएगा कि इनके पापा का नाम था रमाकांतो राय। अब बात आती है कि राजा राम मोहन राय जब बड़े हुए, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने क्या किया, इनका जो ध्यान था, इनका ध्यान भैया सामाजिक कुरीतियों की तरफ बढ़ा। तो इन्होंने क्या किया, 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। किसकी, आत्मीय सभा। आप कहेंगे सर आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे सर इसे आत्मीय ही लिखा जाता है, आत्मीय ही लिखा जाता है। आप कहेंगे सर इसे क्या लिखा जाता है, आप कहेंगे भैया इसको आत्मीय ही लिखा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना आप क्या कह देंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोगों ने बात कर ली। अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब बात ये आती है, बात ये आ गई कि भैया अब ये 1814 पढ़े या 1815, इसको भी मैं बता देता हूं। जैसे कहीं कहीं जैसे स्टेट एग्जाम हो गए वहां 1814 पूछते हैं, एसएससी हमेशा 1815 पूछती है, एसएससी हमेशा 1815 पूछती है। ठीक है जी, क्या पूछती है, 1815 पूछती है। अब राजा राम मोहन राय का जो ध्यान था ना वो भारतीय शिक्षा की तरफ था। राजा राम मोहन राय हमेशा चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा है वो यूरोपियन पद्धति पर दी जाए, यूरोपियन पद्धति पर भारत में शिक्षा दी जाए। इसलिए राजा राम मोहन राय के एक सहयोगी थे जिनका नाम था, एक मित्र थे जो घड़ी वगैरह बनाते थे, डेविड हेयर। जब डेविड हेयर के साथ राजा राम मोहन राय डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो इनको एक सलाह देते हैं कि भाई आप एक काम करो, कॉलेज बना लो, एक कॉलेज बना लो। अब बात करते हैं कॉलेज बना लो। तो भैया राजा राम मोहन राय ने 1817 में, कब, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर, किसके, डेविड हेयर के साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ, डेविड हेयर के साथ क्या किया, यहां पर आप लोग बताएंगे, डेविड हेयर के साथ मिलकर क्या किया है भैया, मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। कौन सा कॉलेज बनाया, हिंदू कॉलेज बनाया, कि भैया हिंदू कॉलेज की स्थापना। और ये कॉलेज कहां बना था, आप कहेंगे सर ये जो हिंदू कॉलेज है ये कलकत्ता में बनाया गया था। कहां पर, कलकत्ता। आप बता देंगे जी कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में बनाया गया। तो क्या ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, कहां पर बनाया गया था, ये कलकत्ता में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी, दोनों हो तो आप इसी पर करना। एसएससी तो हमेशा 1815 को एक्सेप्ट करती है, मैंने यहां पर टिक भी लगा रखा है ना। मैंने ये बता भी दिया कि ये स्टेट जैसे यूपी पुलिस वगैरह हुआ और ये आपका एसएससी वगैरह हुआ। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं
अब बाकी सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। अब इन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय ने 1821 में इनके द्वारा भैया एक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसे संवाद कौमुदी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे संवाद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है जी, संवाद कौमुदी। यहां पर आप लिखेंगे सर संवाद कौमुदी। और ये पत्रिका किसमें थी? बांग्ला भाषा में। किसमें? आप कहेंगे सर बांग्ला भाषा में। इसको आप बांग्ला भाषा लिख सकते हैं, बंगाली भाषा लिख सकते हैं कि सर ये कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो इसको बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था। किसमें? बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। और ये पत्रिका मैगजीन किसने प्रकाशित की थी? यह प्रकाशित की थी भैया राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और 1822 की अगर बात होगी, आप कहेंगे 1822 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, एक पत्रिका के साथ साथ एक अखबार प्रकाशित किया था जिसे मिरात उल अखबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार। कि भैया मिरात उल अखबार किसके द्वारा और कब प्रकाशित किया गया है? अखबार। आप कहेंगे सर ये फारसी भाषा का अखबार था। किसका? ये फारसी भाषा में न्यूज़पेपर था जिसको राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया। चलिए और हम लोग बात करते हैं और क्या काम किया था इन्होंने। इन्होंने यूरोपियन पद्धति पर एक 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया था। क्या बनाया था? वेदांत कॉलेज। कि भैया वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज कहां पर बनाया था? आप कहेंगे सर कलकत्ता में ही, कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई जी? राजा राम मोहन राय के द्वारा कर दी गई। एक बच्चा कह रहा है कौशल राज सिंह, इंग्लिश में लिखो। चलिए अब इंग्लिश में लिख देता हूं, रमाकांतो राय। अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को जो है नाम भी शायद इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो रही है। आप कर सकते हैं सर अकबर, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे करके लिख लीजिए कि भैया अकबर, लिख लेंगे क्या? अकबर सेकंड, ठीक है। आत्मीय सभा, डेविड हेयर को डेविड हेयर नहीं लिख सकते हैं, हिंदू कॉलेज को भी हिंदू कॉलेज मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ संवाद कौमुदी को मैं संवाद कौमुदी ही तो लिखूंगा। अगर हाँ बांग्ला भाषा को कुछ और लिखा जाता तो मैं वो लिख देता। चलिए किसी आगे बढ़े तो भैया 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना हो ही गई है। अब राजा राम मोहन राय के द्वारा और क्या किया गया है? इनके द्वारा और क्या किया गया? आप कहेंगे कि सर 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने की सिफारिश की। सती प्रथा पर रोक लगवाई। क्या करवाई? रोक लगाने की, रोक लगवाई। अब इस पर रोक लगवाई यानी कि सिफारिश की थी। सती प्रथा को, सती प्रथा, इसे भैया सती प्रथा ही बोलेंगे, सती प्रथा। और इसे रोका किसने था? विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम, आप कहेंगे विलियम बेंटिक। कि भैया विलियम बेंटिक द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। किसने भैया रोक लगवाई थी? राजा राम मोहन राय ने सिफारिश की थी। राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए और क्या किया था? और 1830 में क्या होता है? ठगी प्रथा पर रोक लगवा दी। किस पर? ठगी प्रथा पर रोक लगी, पर रोक लगवाई। क्या किया भैया? रोक लगवाई।
चलिए भैया, क्या किया, रोक लगवाई। और इस पर भी रोक किसने लगाई थी, इस पर भैया रोक किसने लगाई थी, तो ये भी विलियम बेंटिक ने। किसने, विलियम बेंटिक। आप कहेंगे विलियम बेंटिक द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा रोक लगा दी गई थी। अब बात आती है राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा रोक लगाई थी, इसको क्यों बंद किया था, क्या कारण था। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर जो राजा राम मोहन राय है, जो राजा राम मोहन राय है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर राजा राम मोहन राय के बारे में कि इनकी मृत्यु कब हुई और सती प्रथा पर ही रोक क्यों लगवाई। एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें भैया क्या होता था, जब महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। जो छोटी छोटी बच्चियां होती थीं या महिलाएं होती थीं या जो वृद्ध महिलाएं होती थीं, उनको भी चिता पर जिंदा जलाया जाता था। अब कोई भी जो 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 भैया होश में होगा, वो कितना भी अपने पति से प्यार करे, क्या जिंदा जल जाएगा, नहीं जलेगा। तो क्या किया जाता था, क्या किया जाता था, उन महिलाओं को दारू पिलाई जाती थी, नशा दिया जाता था। उस समय दारू ना चलकर उस समय क्या चलता था, जिसे ताड़ी कहते हैं, ताड़ी पिलाई जाती थी। ताड़ी पिलाकर क्या किया जाता था, नशा दिया जाता था और उन महिलाओं को चिता पर जिंदा लिटा दिया जाता था, क्योंकि बेहोश हो गई वो। और वो जब उनका नशा उतरता था, जब आग लगती थी उनमें, तो ढोल नगाड़े, उनकी चिताओं के चारों तरफ ढोल बजवाए जाते थे। अब ढोल बजवाने के पीछे लॉजिक ये था कि जब कोई जिंदा महिला जलेगी तो वो जरूर चीखेगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, और वो चीख चिल्लाने की आवाज़ जब गांव तक जाएगी तो गांव में जो महिला बच्चे होंगे वो भयभीत होंगे, वो डरेंगे। तो उस शोर को, उस चीख चिल्लाने की आवाज को दबाने के लिए चिताओं के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि उस औरत महिला की चिता जलते हुए वो जब चीखे तो वो आवाज गांव तक ना जाए, गांव तक ना जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये इतनी कुप्रथा थी। अब शादी की भी बात मैं करूंगा कि बाल विवाह चलते थे। जो बच्ची है, जो 12 साल 10 साल की बच्ची है, उसे पति का मतलब नहीं पता होता, उस बच्ची की शादी कर दी जाती थी, उस बच्ची की शादी कर दी जाती थी। जब शादी कर दी जाती थी तो भैया, और जो बच्चा होता था वो भी इतनी साल का होता होगा, तो उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था। कहां पर, गुरुकुल भेज दिया जाता था। अब मान लो गुरुकुल, पहले, अब तो ऐसे स्कूल नहीं है, पहले क्या होता था, ऋषियों के पास पढ़ते थे, जंगलों में। जंगल में कोई सांप या कीड़ा वगैरह काट ले और उस बच्चे की मौत हो जाए, तो उस बच्ची को, जो मात्र अभी 10 साल की है, जिसे वास्तविक लड़की होने का पता नहीं है, जिसे वास्तविक पति होने का पता नहीं है कि मेरा भी पति होगा, मैंने अपने पति को देखा तक नहीं है, वो बच्ची, उसे विधवा आश्रम में भेज दिया जाता था। उस बच्ची के बाल काट दिए जाते थे, उस बच्ची को खाने में केवल हरी मिर्च और हल्दी के पानी की दाल दी जाती थी। उसको कोई ऐसा मसाला या ऐसी कोई चीज नहीं दी जाती थी जिससे शरीर में उत्तेजना आए। ऐसा कोई भी उसके मसाले वाला खाना नहीं दिया जाता था। ये अत्याचार हमारे समाज में महिलाओं पर हुआ है। ये अत्याचार हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उन पर हुआ है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हम राजा राम मोहन राय के बारे में ही बात करेंगे। राजा राम मोहन राय क्या हुआ, राजा राम मोहन राय क्या हुआ कि ये ब्रिटेन गए थे। ये ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल चले गए। कहाँ गए थे भैया, ब्रिस्टल गए थे। और ब्रिस्टल पर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि सर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, चलिए लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। हम यहाँ सारी चीजों पर बात करेंगे कि सर 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय, आप कहेंगे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, की मृत्यु। ठीक है जी, कहां पर हो गई जी मृत्यु, आप कहेंगे सर मृत्यु
आप कहेंगे डेथ कहाँ पर होती है, मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ये मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में। कहाँ पर, ब्रिस्टल। आप कहेंगे सर ब्रिस्टल में ये मृत्यु होती है। कहाँ पर मृत्यु होती है माय डियर, आप कहेंगे सर ब्रिस्टल में ये मृत्यु हो जाती है। और ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है जी, ब्रिटेन में। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है जी, ब्रिटेन में पड़ता है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। आप कहेंगे कहाँ पड़ता है जी, ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पर, ब्रिटेन में। चलिए आप लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ब्रिटेन में। ठीक है जी। चलिए अब बात ये आती है कि राजा राम मोहन राय को किस किस नाम से जानेंगे। राजा राम मोहन राय को हम किस किस नाम से जानेंगे। नोट में हम लोग लिखेंगे राजा राम मोहन राय को हम क्या क्या कहते हैं। हम इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहेंगे जी हम, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम इन्हें कहते हैं। पीछे का नहीं लिखा था, ओहो, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई भैया। महाराजा रणजीत सिंह की गद्दी पर उनके उत्तराधिकारी बैठे थे ना। जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उनके उत्तराधिकारी बैठे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं अजित सिंह, दलीप सिंह, तो दलीप सिंह जो उनके उत्तराधिकारी थे, दलीप सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी, लेकिन गद्दी तो महाराजा रणजीत सिंह की थी। आप चाहो तो ऐसे ना लिखो, आप ऐसे लिख लो कि भैया पंजाब और ब्रिटेन के, पंजाब और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई है। ठीक है, या ऐसे लिख लो कि भैया महाराजा रणजीत सिंह के जो गद्दी थी उसके उत्तराधिकारी दलीप सिंह और दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई, ऐसे लिख लो। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसको हमने लिख लिया, आगे बात करते हैं। यहां पर नोट में अगर मैं बात करूंगा, आप कहेंगे कि इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है जी, इन्हें क्या बोलते हैं, आप कहेंगे भैया इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। फादर ऑफ, आप कह सकते हैं जी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को एक तो हमने ये पढ़ लिया कि ये कहते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, इन्हें आधुनिक नव चेतना का जनक भी कहा जाता है कि भैया आधुनिक नव चेतना का जनक, आधुनिक नव चेतना का जनक भी कहा जाता है। नव चेतना का जनक भी कहते हैं। ठीक है जी, नव चेतना का जनक, यानी कि इन्हें हेरोल्ड ऑफ न्यू इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हेरोल्ड ऑफ न्यू इंडिया, कि भैया हेरोल्ड ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है जी, हेरोल्ड ऑफ न्यू इंडिया इनको कहा गया। क्या कहा गया, हेरोल्ड ऑफ न्यू इंडिया। यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के अग्रदूत कहे गए। आप कहेंगे यूरोपीय, ऐसे करके लिखना, यूरोपीय शिक्षा के अग्रदूत कहे गए। क्या कहे गए जी, अग्रदूत कहे गए, अग्रदूत कहे गए। चलिए यहां तक आप लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया, 1833। चलिए अब हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब होती है। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है जी, हम कहेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है जी, क्या, अंग्रेजी शिक्षा, इसके बारे में बात करेंगे।
अंग्रेजी शिक्षा, यानी कि हम कह सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन। और अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं, अब हम इसको एजुकेशन नहीं बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं एडुकेशन, अब हम इसको बोलते हैं एडुकेशन। लेकिन हम तो पुराने देहाती हैं, तो हम तो एडुकेशन बोल ही नहीं पाते, हम इसको एडुकेशन ना कहकर इसको अभी भी एजुकेशन ही बोलते हैं कि भैया आपका एजुकेशन क्या है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आप ये चीज़ बताइए कि भैया एजुकेशन इन इंडिया की बात होगी कि भैया कब स्टार्ट हुई थी। देखिए अंग्रेजी शिक्षा की बात होगी, आप कहेंगे इम्पोर्टेंट है और किसके द्वारा इसको लाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा भारत में कब स्टार्ट होती है, आप बता देना सर अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी। चलिए बहुत बढ़िया, अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, आप बता देंगे, आप बता देंगे जी अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी 1833 में, जिनका नाम था मैकाले। मैकाले ये चाहते थे, पंकज जी धन्यवाद, मैकाले ये चाहते थे कि भारत में सस्ते सस्ते क्या मिल जाए, क्लर्क मिल जाए। ब्रिटेन से क्लर्क बहुत महंगे पड़ रहे थे, तो उनका मानना ये था कि भारत में ही भारत के लोगों को सिर्फ इतना पढ़ाओ ताकि उनसे हमारे क्लर्क वाला काम हो जाए। भारत के कुछ लोगों ने विरोध भी किया, अंग्रेजों ने भी हालांकि विरोध किया। 1833 में रिकमेंडेशन हुई इंग्लिश एजुकेशन की और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया किसने, लागू कर दिया विलियम बेंटिक ने। ठीक है, चलिए कि भैया इसकी अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, सिफारिश रिकमेंडेशन किसने की थी, आप कहेंगे सर रिकमेंडेशन किसने की थी, रिकमेंडेशन किसने की थी, आप क्या बताइएगा रिकमेंडेशन, तो आप बता देंगे रिकमेंडेशन के बारे में। यहाँ पर कौन कौन भैया बताएंगे, रिकमेंडेशन की बात होगी, आप कहेंगे सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की रिकमेंडेशन 1833 में 33 में मैकाले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मैकाले। ठीक है, किसके द्वारा की गई, मैकाले द्वारा। चलिए किसके द्वारा, मैकाले द्वारा कर दी जाती है। जबकि अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा लागू कब हुई, अंग्रेजी शिक्षा लागू कब हुई, इम्प्लीमेंट कब हुआ, आप कहेंगे सर इम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं कि इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंट कब किया गया इसको, आप कहेंगे 1835 में, 1835 में विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी गई। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा। आप कहेंगे विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी जाती है। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी गई। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए विलियम बेंटिक, यहाँ आप कहेंगे भैया विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी। और ये विलियम बेंटिक है कौन, ये विलियम बेंटिक है कौन, आप कहेंगे जी ये विलियम बेंटिक कौन था, तो आप लोग बताना कि ये विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आप कहेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है जी, गवर्नर जनरल था। चलिए अब यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रही होगी, मैकाले। मैकाले के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा, मैकाले के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा कि इसके नेतृत्व में 1834 में प्रथम विधि आयोग बना था। क्या बना था, प्रथम विधि आयोग बना था। कि भारत में पहला विधि आयोग लॉ कमीशन कब बना था, विधि आयोग, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन।
कि भारत में पहला लॉ कमीशन कब बनाया गया है? आप कहेंगे भारत में पहला लॉ कमीशन 1834 में बना था, जिसका अध्यक्षता मैकाले। कौन था जी? मैकाले। कौन था माय डियर? मैकाले। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा? क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा? चलिए, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोगों ने यहां पर लिख लिया। ठीक है। वायसराय और गवर्नर में क्या अंतर है? नहीं, गवर्नर जनरल। वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपका होना चाहिए था। मैं बता देता हूं। जब एक ही व्यक्ति है, ये गवर्नर जनरल और वायसराय लगभग एक व्यक्ति है। जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में काम करता था, तब वो कहलाता था गवर्नर जनरल, और जब वो भारत का शासन करता था, तब वो कहलाता था वायसराय। जैसे कि आज की डेट में राष्ट्रपति वायसराय के बराबर ही होता था। ठीक है जी। चलिए, हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग सारी चीजें यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक लिख ली होंगी। मैं आगे बात कर लेता हूं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए भैया, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में प्रेस की आजादी। ठीक है जी, प्रेस की आजादी। ये छोटे छोटे हेडिंग हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। भारत में प्रेस की आजादी, जिसे हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। बता सकते हैं किसने दी थी? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। चलिए, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, भारत में प्रेस की आजादी। अब भैया, भारत में प्रेस की आजादी, अखबार की स्वतंत्रता किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत में सबसे पहले अखबार की स्वतंत्रता 1835 में दी गई थी, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। चलिए, कराऊंगा भैया गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा। चलिए, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर आप लोग लिख लीजिए। आप कहेंगे सर किसके द्वारा ये दी गई, तो आप लोग बताना कि सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा भैया अखबारों की स्वतंत्रता दी गई। हालांकि अखबार पर रोक लग गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और उसके माध्यम से अखबारों पर रोक लग गई। ठीक है। चलिए सर, गवर्नर जनरल भी पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भैया। चलिए, ये लिख लिया। अब बात आ जाती है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1843 की तरफ चलते हैं। 1843 में क्या हुआ? एक सिंध प्रांत हुआ करता था, सिंध प्रांत, उसका विलय कर लिया गया था क्या? ठीक है। चलिए सर, गवर्नर जनरल वायसराय यही करा दूं क्या? चलो, अभी 10 मिनट है, मैं करा देता हूं, मैं करा ही देता हूं। लिख लो फिर, ये आप लोग लिख लो, आपको ज़्यादा ही दिक्कत है गवर्नर जनरल में। मैं बता देता हूं, वैसे मैंने अलग से ही कराने थे, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं। नोट में लिख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, प्रथम गवर्नर। अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। आप कहेंगे कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, अब बात आती है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप कहेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप कहेंगे जी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था जी वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था?
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग। आप ऐसे करके लिख सकते हैं वारेन हेस्टिंग। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को लिख लिया है, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं। अब बात ये आ गई, अब बात यहाँ पर आ जाती है, चलिए हम बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल, आप कहेंगे सर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन था भैया? विलियम बेंटिक। कौन था जी? विलियम बेंटिक। और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, विलियम बेंटिक। अब बात आती है कि सर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो आप कहेंगे सर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जिसका नाम है विलियम बेंटिक, यानी कि इसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया था, विलियम बेंटिक। ठीक है जी, विलियम बेंटिक। अब बात आती है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अंतिम गवर्नर जनरल जनरल। ठीक है जी, कौन था? आप कहेंगे कैनिंग। क्या नाम है जी? कैनिंग। और कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है जी, वायसराय। आप कहेंगे जी फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वो कौन था जी? कैनिंग ही था। कौन था? कैनिंग। चलिए अब बात करेंगे सर अंतिम वायसराय कौन था? ऐसे करके लिख लीजिए, अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय। आप कहेंगे सर अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय था माउंट बेटन। कौन था जी? माउंट बेटन। ठीक है जी, चलिए माउंट बेटन हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र, ऐसे करके आप लिख सकते हैं जी, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। आप कहेंगे सर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आप कहेंगे माउंट बेटन। कौन था? माउंट बेटन। ठीक है जी, कौन था? माउंट बेटन। ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए माउंट बेटन। ठीक है जी, माउंट बेटन था। अब बात आती है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? गवर्नर जनरल कौन बने थे? गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। यहाँ आएगा नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी आप लोग कह सकते हैं। यही प्रथम थे और यही अंतिम थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ ली। अब कल हम बात करेंगे डलहौजी से। कल नहीं, मंडे में हम बात करेंगे डलहौजी पर। कल हम बात करेंगे, कल तो नहीं मंडे में बात करेंगे डलहौजी पर। ठीक है जी, चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।